हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सभी लोग ठीक हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, राइट। अच्छा, आज के वीडियो में बच्चा हम कोई नई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि अब तक जितना भी हमने पढ़ लिया है उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, राइट। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं रैंडमली, जो मुझे लगा कि कॉन्सेप्चुअली ये करा देने चाहिए क्लास में। तो वो क्वेश्चंस आज के वीडियो में, अभी के वीडियो में हम करेंगे, ताकि थोड़ी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और मिले, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमने बच्चे बहुत ले लिए। भाई थोड़ा क्वेश्चंस की बात करते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के लिए मैं अभी जो है आपका कैप्लान की एग्जाम के 2024-25 वाली रेफर कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी लेटेस्ट, जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेटेस्ट यही अवेलेबल है, राइट। तो ये वाली एक रेफर कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है। कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं वो इसी किट के। फ्यूचर में जब भी लेटेस्ट किट आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट क्वेश्चंस भी डाल दूंगा कि आप कौन कौन से और कर सकते हैं। करेक्ट बात है। तो चलो स्टार्ट करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम कुछ क्वेश्चंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ, और ये आपके साथ ये स्क्रीन शेयर है, आपके सामने आपको दिख रहा है ये कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 63 खुला हुआ है बेटा, ठीक है। इससे हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि और आगे क्या कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 63 से पढ़ते हैं, देखें क्या कहता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो हम पढ़ते हैं, कहता है सप्लायर ऑफ टेलीफोन सर्विसेज चार्जेस अ फिक्स्ड लाइन रेंटल पर पीरियड। कहता है एक सप्लायर है, और जब वो अपनी सर्विस, जो टेलीफोन सर्विस वो देता है, उसके लिए वो हर एक पीरियड के लिए फिक्स्ड रेंट चार्ज करता है। कहता है भाई फिक्स्ड मुझे चाहिए, इतना जो है रेंट मुझे लगेगा ना। कहता है द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स आर फ्री। पहले 10 घंटे जो टेलीफोन कॉल के हैं वो फ्री है। आफ्टर दैट ऑल कॉल्स आर चार्ज एट अ कांस्टेंट रेट। उसके बाद सारी कॉल्स जितनी भी करोगे उसका पैसा लगेगा, और कांस्टेंट रेट से लगेगा, राइट। पर मिनट अप टू अ मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट पर रीच करते ही देयर आफ्टर ऑल कॉल्स फॉर द पीरियड आर अगेन। और उसके बाद जैसे ही एक मैक्सिमम लिमिट पर आप पहुंचेंगे, फिर उसके बाद आपकी कॉल्स दोबारा से फ्री हो जाएंगी। उसके बाद आपको और कोई पैसा नहीं देना। यानी कि आपका मिनिमम रेंट आपने कितने देना है, कि अगर ध्यान से समझेंगे तो यानी कि जो मिनिमम रेंट आपने देना है कितना, वो भी फिक्स्ड है, क्योंकि रेंटल आपको हर महीना कुछ ना कुछ देना ही है। उसमें आप, इवन दो उसमें लिखा है कि पहले 10 घंटे की कॉल्स फ्री है, पर वो 10 घंटे की कॉल फ्री नहीं है। वो जो रेंट आप मिनिमम दे रहे हैं उसका कंसिडरेशन वो आपसे ले रहा है, कि आप कॉल करो ना करो, 10 घंटे करो 5 घंटे करो, इतना तो आपको रेंट देना ही देना है, राइट। बहुत ध्यान से समझना है। और फिर जैसे ही 10 घंटे ओवर हुए तो मिनिमम से ऊपर चार्ज लगना चालू हो जाएगा, और फिर करते करते एक मैक्सिमम लिमिट आएगी। मैक्सिमम लिमिट जब आप क्रॉस कर जाओगे अपने बिल की, उस मैक्सिमम लिमिट के बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। फिर आप उसके बाद कितने भी घंटे किसको भी कॉल करते रहो, फोन कंपनी आपसे कोई और चार्ज नहीं लेगी, राइट। तो क्वेश्चन को बेटा, कोई भी पेपर हो, चाहे एमए का पेपर हो, चाहे एफए का पेपर हो, बीटी का पेपर हो, या प्रोफेशनल स्किल का कोई भी पेपर हो, आपको ये एक बात बहुत ध्यान रखनी है बच्चे, कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ना है। और जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बेटा, जब तक आप सोल्यूशन नहीं कर सकते और करेक्ट सोल्यूशन के मार्क्स आप नहीं ऑब्टेन कर सकते। एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, राइट। तो मुझे लगता है क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया कि क्या वो कह रहे हैं ना। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द टोटल कॉस्ट टू कस्टमर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा ग्राफ है जो इस कॉस्ट बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है।
कस्टमर के लिए तो कॉस्ट ही है, टेलीफोन कंपनी के लिए रेवेन्यू है, कस्टमर के लिए कॉस्ट है। अब यहाँ आपको बिहेवियर एस्पेक्ट समझना है चीजों का कि बिहेवियरल एस्पेक्ट के थ्रू ये जो ग्राफ है वो आपको क्या कह रहा है, ये चार्ट है जो आपको क्या कह रहा है ना। तो आपको बेटा चार चार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चार चार्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो ये चार चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं, राइट। तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि चार चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं। अब अगर यहाँ आप देखें तो पहला जो है हम जो है ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से ऑप्शन डी से शुरू करते हैं कि क्यों सर डी से क्यों शुरू करना है, उसका भी रीजन है। तो ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, हम बताएंगे इसका रीजन, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको एक्स एक्सिस पे बच्चे आवर्स दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पर डॉलर दिए हुए हैं ना। एक्स एक्सिस पर आपके आवर्स हैं यहाँ, तो थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ सो दैट आवर्स विजिबल है, राइट। जस्ट अ सेकंड, आवर्स विजिबल हो गए है ना। आवर्स एक्स एक्सिस पर आपके आवर्स दिए हैं और वाई एक्सिस पर आपके डॉलर्स दिए हैं, राइट। यानी कि कितने घंटों के लिए कितने पैसे, ठीक है। तो डी ग्राफ क्या बता रहा है, कहता है जीरो से लेकर के कुछ घंटों तक के लिए यहां टच कर रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट है कि जीरो से लेकर के कुछ घंटों तक यानी कि एक्स घंटों तक, जीरो से लेके एक्स घंटों तक कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, यानी कि $0 ही आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो क्या ये सही आंसर हो सकता है कि भाई जीरो से लेकर के कुछ घंटों एक्स घंटों तक आपको कोई कॉस्ट देनी ही नहीं है, कोई पैसा देना ही नहीं है? मेरे ख्याल से तो ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि जीरो से लेकर के एक्स घंटों तक भी आपको कुछ रुपया एज अ मिनिमम रेंटल तो देना ही है, यानी कि जीरो कॉस्ट नहीं है आपकी, कॉस्ट जो है वो मिनिमम तो है, कुछ तो है, कॉस्ट तो है, कुछ तो है, राइट। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ऑप्शन सी कहता है कि, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी क्या कहता है, कहता है जीरो घंटों पे भी कुछ मिनिमम चार्ज है, एक्स चार्ज है, मिनिमम चार्ज है। अगर आपने एक कॉल भी नहीं करी तो भी आपको कुछ मिनिमम चार्ज है, और एक मिनट भी जीरो से एक्स्ट्रा हो गया तो आपके पैसे लगने चालू हो जाएंगे। क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है जो मिनिमम रेंट देना है उससे आप 10 घंटे तक और कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो मिनिमम रेंट वैसे का वैसा ही लगेगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता, ना ही डी ऑप्शन करेक्ट है, ना ही सी ऑप्शन करेक्ट है। होपफुली समझ आ रहा है बेटा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाएं ऑप्शन बी और ऑप्शन ए पर बच्चे, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए क्या कहते हैं, तो यहां देखते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन ए के बारे में। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कह रहा है जीरो घंटों पर, जीरो से एक्स घंटों पर, एक्स घंटों तक आप कॉल करते रहो, कोई चार्ज नहीं है। फिर से ये ऑप्शन बी की तरह ही बात कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन बी की तरह ही बात कर रहे हैं ना, कि आप जीरो से एक्स घंटों तक काम करते रहो, आपको कोई चार्ज नहीं है, राइट। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने एक्स घंटे से 1 घंटा भी ऊपर किया या 1 मिनट भी ऊपर किया, आपके पैसे लगने चालू हो जाएंगे। तो कहते नहीं, चार्ज तो है, मिनिमम रेंट तो देना ही देना है, राइट। तो इसीलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने ए से शुरू किया, ए से शुरू नहीं किया, क्योंकि ए ही करेक्ट आंसर है, राइट। यही करेक्ट आंसर है। तो मुझे ये भी तो बताना था कि ऑप्शन बी सी और डी करेक्ट क्यों नहीं है, इसीलिए पहले मैंने इनकरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया। तो बी सी डी नहीं है इनकरेक्ट, क्योंकि एग्जैक्टली बी सी डी का रीजन मैंने बता दिया क्यों करेक्ट नहीं है। अब ए क्यों करेक्ट है, ए का रीजन बताते हैं कि भाई वो कह रहा है, अगर आप ए देखें तो कहता है जीरो घंटों से लेकर के एक्स घंटों तक आपका $1 कुछ डॉलर या कुछ चार्ज फिक्स है, आपको इतना ही देना है, इससे 1 रुपया भी फालतू नहीं जाएगा। करेक्ट बात है, ऐसा ही बोल रहे हैं कि जीरो से एक्स घंटों तक आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, और एक्स्ट्रा जो दिया आपने मिनिमम रेंटल, उस रेंटल में ही काम होगा, राइट।
जैसे ही आप x घंटों तक यानी कि 10 घंटों से ऊपर आप जाएंगे, वैसे ही आपके कॉल चार्जेस हर मिनट के हिसाब से वेरिएबल हो जाएंगे और वो लगेंगे। पर जैसे ही आप एक मैक्सिमम लिमिट को रीच कर गए, उसके बाद आपको कोई और एडिशनल बिल नहीं देना। उसके बाद आपका वो अमाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर आप और कितने भी घंटे बढ़ाते जाएं, आपको कोई और रुपया नहीं देना है। समझ आया? करेक्ट है? ठीक है ना? तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बिहेवियर वाइज? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? आओ बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया। तो बच्चे इसीलिए जो है ना, आपको मैंने ग्राफ समझाया था लास्ट क्लास में, क्योंकि ग्राफ जब तक आप समझेंगे नहीं, ग्राफ का पैटर्न आप नहीं समझेंगे, तो बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन में ग्राफ बना करके आपको दे देते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा इंटरप्रिटेशन लेने के लिए कि ग्राफ को कैसे समझना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। होपफुली आपको समझ में आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो चलो और एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं जो अब तक पढ़ा दिया है उसमें से देखते हुए, ताकि कुछ एरियाज कवर हो जाएं आपके और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले, है ना? तो क्वेश्चन अभी हमने जो बच्चे क्वेश्चन किया था, ये था क्वेश्चन 63। अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 55। ठीक है? क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55, राइट? ये देखेंगे, कहता है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। 4 तरह की कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, आइडेंटिफाइड एज T1, T2, T3 एंड T4। 4 तरह की आपके पास कॉस्ट है। द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ ईच टाइप एट 2 डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल इज। कहता है ये जो कॉस्ट टाइप है हमने दे रखा है और 2 प्रोडक्शन लेवल दे रखे हैं। एक प्रोडक्शन लेवल है 125 यूनिट्स का और दूसरा प्रोडक्शन लेवल है 180 यूनिट्स का। और आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कहता है ये जो कॉस्ट है 125 T1 जो है 125 यूनिट पर $1000 की है और 180 यूनिट पर $1260 की है और इसी तरह से बाकी सारी कॉस्ट दे रखी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कहता है इनमें से बताओ, दोनों में से इनमें से बताओ विच टू कॉस्ट टाइप्स कुड बी क्लासिफाइड एज बीइंग सेमी वेरिएबल। इनमें से बताओ कि कौन सी 2 कॉस्ट को आप सेमी वेरिएबल बोलोगे। इन चारों में से कौन सी 2 कॉस्ट सेमी वेरिएबल है? अब ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। याद करो डेफिनेशन क्या बताई थी कि वेरिएबल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के साथ सेम उसी रेशो में वेराई करती है जिस रेशो में प्रोडक्शन वेराई करे। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? ये भी प्रोडक्शन के साथ वेराई करती है पर प्रोडक्शन के साथ वेरिएबिलिटी का रेशो सेम नहीं होता, है ना? अब इस चीज को पहचाना कैसे जाए कि भाई देखने में तो सारी वेरिएबल ही लग रही है कि भाई चेंज तो हो ही नहीं है, 125 से 180 यूनिट पर कॉस्ट तो चेंज हो रही है, सारी कॉस्ट चेंज हो रही है, तो सारी वेरिएबल लग रही है। तो बात होती है कि सेम रेशो में, है ना? अब इस चीज को पहचाना कैसे जाए? इस चीज को पहचानने के लिए बच्चे आपके लिए एडवाइजेबल है कि सबके लिए कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल लें, है ना? सबके लिए आप कॉस्ट पर, सब लेवल के लिए, सब एक्टिविटी लेवल्स के लिए आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, राइट? तो सब एक्टिविटी लेवल्स के लिए हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चा? ये कैलकुलेटर आपके सामने है और मैं यहाँ पर 125 यूनिट वाले लेवल से कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ, ध्यान से। ठीक है? तो देखें कैसे निकाली जा रही है कॉस्ट पर यूनिट। ये आपका कैलकुलेटर आ गया सामने। आपको करना क्या है बेटा? जैसे T1 है, T1 है $1000 125 यूनिट के लिए। तो आपको करना क्या है? हर एक कॉस्ट को 125 यूनिट से डिवाइड करना है ताकि आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल आए। तो मैं पहले 1000 को 125 से डिवाइड कर रहा हूँ।
तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, T1 निकल के आई 8, वो लिख दिया जी। उसके बाद दूसरी कॉस्ट है 1750 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, अगेन 125 यूनिट से, तो ये जो निकल के आई ये है 14, है ना। तीसरी कॉस्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2475 डिवाइडेड बाय 125, तो आई एम गेटिंग दिस वन 19.80, एक अपडेट कर दिया बच्चा मैंने। देन उसके बाद चौथी जो कॉस्ट है वो निकल के आई है आपकी 3225 डिवाइडेड बाय 125, तो दिस इज 25.8, ये भी मैंने लिख दिया, है ना। अब याद करो हमने क्या कहा था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट रहती है, यानी कि अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो वो पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, हर एक एक्टिविटी लेवल के लिए पर यूनिट वही होगी। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इवन 8 है, और अगर हम 8 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर T1 वेरिएबल कॉस्ट है तो 8 को 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी शुड गेट 1260, है ना। कि भाई वेरिएबल है तो कंप्लीटली उसी रेशो में चेंज होना चाहिए। अब 8 है, 8 यूनिट, 8 रुपी डॉलर पर यूनिट तो कांस्टेंट है, 8 डॉलर पर यूनिट के हिसाब से 125 पर जो है उसी के हिसाब से 180 पर होना चाहिए, तो रेशो वही होना चाहिए, है ना। करेक्ट बात है, ओके है। तो ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और सिंपल तरीका भी समझाऊंगा, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका और बताऊंगा इसके बाद। तो आप क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मैंने 8 से 180 को मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग 1440। तो अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो बेटा ये 1440 होता, पर ये एग्जैक्टली 1440 तो नहीं है, तो इसीलिए ये कॉस्ट चेंज तो हो रही है पर उस रेशियो में नहीं हो रही है। T1 सेमी वेरिएबल लग रही है ना। T2 के बारे में भी ऐसे ही करें, T2 14 आ रही है तो 180 के लेवल पर ये कितनी होनी चाहिए, 2520। तो एग्जैक्टली ये उतनी ही है 2520, तो ये वेरिएबल है, राइट। सिमिलरली अगर हम T3 की बात करें तो 19.8 के हिसाब से ये जो होनी चाहिए 180 के लेवल पर बच्चा, ये कितनी होनी चाहिए, 3564 होना चाहिए यहाँ पर, और 3564 तो बच्चा ये नहीं है, ये तो 2826 है, तो मतलब चेंज तो हो रही है पर रेशियो सेम नहीं है, इसीलिए सेमी वेरिएबल है। और उसके बाद लास्ट वन जो है आपकी T4 25.8 के रेट से 180 पर कितनी होनी चाहिए, 4644, ये एग्जैक्टली सेम है, तो इसीलिए ये वेरिएबल है। यानी कि जो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आई एज पर द रिक्वायरमेंट, दैट इज T1 एंड T3। तो T1 एंड T3 जो है ऑप्शन ए में है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया सेमी वेरिएबल और वेरिएबल के रेशियो के हिसाब से, कि हमने पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, फिर उस कॉस्ट पर यूनिट को दूसरे लेवल से मल्टीप्लाई करके देख लिया, मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें कुछ कुछ चीजें समझ आई कि मल्टीप्लाई करके अगर सेम आंसर आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेरिएबल है, और अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है तो सेमी वेरिएबल है। एक तरीका तो बेटा ये हो सकता है। दूसरा तरीका, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं तो इसमें कुछ रेशो का इस्तेमाल तो किया ही नहीं आपने, परसेंटेज का इस्तेमाल तो किया ही नहीं आपने, है ना। तो एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपको परसेंटेज का ही इस्तेमाल करना है, रेशो ही चाहिए, तो एक काम आप और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं आप परसेंटेज इंक्रीज निकालने एक्टिविटी लेवल में। एक्टिविटी लेवल में अगर हम परसेंटेज इंक्रीज निकालें कि 125 से 180 जाने पर एक्टिविटी लेवल कितना इंक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे यार 125 से 180 जाने पर कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए, 180 माइनस 125, 55 यूनिट्स इंक्रीज हुए। और 55 यूनिट्स को अगर मैं 120 से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा एक्टिविटी लेवल में परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा जो कि है 45.83%। तो एक्टिविटी लेवल में बच्चे 45.83% इंक्रीज आ रहा है अगर आप 180 125 से 180 जाते हैं। तो जितनी भी कॉस्ट है आपकी, जैसे आपकी T1 है, T1 में आप, क्योंकि जितना अगर वेरिएबल है तो जितना एक्टिविटी लेवल में चेंज आया उतना ही कॉस्ट में चेंज आया होगा। तो अगर एक्टिविटी लेवल 45.83% से बढ़ गया है तो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 1000 भी 45.83% से बढ़ जाएगी, है ना।
सो 1000 का 145.83 यानी कि 45.83 से बढ़ाने के बाद ये होना चाहिए 1458.3, है ना, जो कि नहीं है, 1260 है, इसीलिए सेमी वेरिएबल लगता है T1। सिमिलरली 1750 को अगर हम 145.83% कर दें, यानी 45.83% से बढ़ा दें, तो 1750 आता है आपका वो 2552 लगभग, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अप्रोक्सीमेशन एरर आती है, इस वाले मेथड में हमेशा आती है अप्रोक्सीमेशन एरर, तो इसीलिए मैं इस मेथड को कभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन एरर आती है तो बच्चा कहता है यार सारी सेमी वेरिएबल लग रही है, तो एग्जैक्टली कुछ आ नहीं रहा, इसलिए बेटर वो पर यूनिट निकालने वाला है, तो इसमें कई बार पता नहीं चल पाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वाले मेथड में कई बार पता नहीं चल पाता, क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीज है तो परसेंटेज में इंक्रीज का कैसे करें, राइट। ठीक है, तो इसीलिए तो 22552 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो ये वेरिएबल है ना। ऐसे ही 2475 को अगर हम 145.83% से बढ़ा दें तो 3609 आ रहा है, बहुत डिफरेंस है ना, तो ये सेमी वेरिएबल है, राइट। और फिर 3225 को हम 145.83% कर दें तो ये 4703 आने वाला है, अप्रोक्सीमेशन एरर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये वेरिएबल लग रहा है, राइट। ठीक है, और आई वुड रिकमेंड कि वो पर यूनिट वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है, आप वैसे करें तो आपका आंसर जो है ना एग्जैक्टली सेम आ जाता है, राइट। ठीक है, तो ये तो बस समझाने के लिए कि कुछ बच्चे कहते हैं सर रेशोज तो आपने लिए ही नहीं, ठीक है, तो रेशोज से तो पता नहीं चला हमें, आप तो कहते थे रेशो होता है, बेटे बात वही है, मैंने आपको रेशो भी बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है ना। ठीक है, तो अगर पर यूनिट कांस्टेंट है तो पर यूनिट कांस्टेंट होने के चलते जो कॉस्ट उस एक्टिव 125 के लेवल पर यूनिट आ रही है, अगर उसी कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट को 180 से मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल कॉस्ट सेम होनी चाहिए, अगर सेम आ जाती है तो वेरिएबल है, और अगर सेम नहीं आती है तो सेम। समझ गए? ओके है, सिंपल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। करें आगे, करें और क्वेश्चंस करें, समझ आ रहे हैं? ठीक है, मुझे लगा यार कि थोड़े से क्वेश्चन ना करने चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा आइडिया लगे कि एमए के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, फिर बच्चे कहेंगे थियरी थियरी पढ़ा दी सर, एक आध क्वेश्चन भी नहीं करा हमने। कोई बात नहीं, ऐसे बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस हम बनाते रहेंगे क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो एक क्वेश्चन अभी हमने किया, क्वेश्चन 55, अभी बेटा हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 48, बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं एक ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्चुअली मैं चीजें समझा पाऊँ। तो पहले मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन करके बताया, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बताया, अब एक और दोबारा से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर से वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48। ठीक है, क्वेश्चन 48 करें सभी लोग। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 48, फिर वही बिहेवियर, परसेंटेज आ गया, वो मतलब ग्राफ आ गया, हम सॉरी। ठीक है, तो देखते हैं, द डायग्राम रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अ कॉस्ट आइटम एज द लेवल आउट ऑफ आउटपुट चेंज। तो आपको एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ से पता चल रहा है कि ये कॉस्ट कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट होती तो ये लाइन जो है लीनियर रिलेशनशिप शो करती, यानी कि लाइन ऐसी होती, पर ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन थोड़ी सी जो है बैंडेड लाइन है, तो इसीलिए ये पूरी तरह से तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ठीक है, फिर क्या पूछ क्या रहा है पहले देखते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ, इनमें से कौन सी सिचुएशन ग्राफ सही डिपेक्ट करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि इनमें से कौन सी सिचुएशन ग्राफ सही डिपेक्ट करता है, यानी कि इनमें से कौन सी सिचुएशन के हिसाब से ग्राफ ठीक है। आई वुड अगेन स्टार्ट विद ऑप्शन डी, कहता है एडिशनल स्पेस इज रेंटेड टू कोप अप विद द नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। कहता है एक एडिशनल स्पेस की जरूरत है,
इसलिए कि हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो उसको हम रेंट पर एडिशनल स्पेस को लेंगे, ताकि उस बढ़े हुए प्रोडक्शन का जो सामान है उसे हम स्टोर कर पाए, या बढ़े हुए प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री की जरूरत है वॉटेवर, पर रेंट पर लेना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर जीरो से लेकर के एक्स लेवल तक, एक्स यूनिट तक कुछ प्रोडक्शन रहता है, तो आपको एक स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही रेंट देना है, पर जैसे ही एक्स से बढ़ेगा प्रोडक्शन, तो आपको एक एडिशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और उस एडिशनल स्पेस के लिए जितना रेंट देना है, फिर जितना मर्जी प्रोडक्शन करते रहो अप टू इंस्टॉल्ड लेवल ऑफ कैपेसिटी तक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो ये जो डायग्राम है, इसका डायग्राम अगर ऑप्शन डी का डायग्राम बना के देखें, तो ऑप्शन डी का डायग्राम बच्चे ऐसे बनना चाहिए। क्या कि आउटपुट मान लो एक्स यूनिट है, तो एक्स यूनिट तक रेंट फिक्स्ड है, इतना ही देना है। जैसे ही एक्स यूनिट से आउटपुट बढ़ा, तो आपका रेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एडिशनल स्पेस लेना पड़ेगा, और रेंट बढ़ेगा तो उसके बाद कुछ वाई यूनिट्स तक फिर से और कोई एडिशनल रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है, अ लाइसेंस इज परचेज फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट अलाउस अनलिमिटेड प्रोडक्शन। है ना। कहता है एक लाइसेंस परचेज कर लिया गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट कहती है लाइसेंस दे दिया ना, कितना मर्जी प्रोडक्शन करो। यानी कि ये कॉस्ट प्रोडक्शन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो भी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटाओगे तो भी घटेगी नहीं। लाइसेंस परचेज कर लिया, वन टाइम आपने कॉस्ट दे दी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना। तो इसीलिए अगर ऑप्शन सी की मैं बात करूं और इसका डायग्राम बने, तो बच्चे इसका डायग्राम कैसा बनेगा ऑप्शन सी का? ऑप्शन सी का डायग्राम बनेगा बच्चे कुछ इस तरह। ये कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। समझ गए कि एक्टिविटी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आपको ये आपको नहीं देना। तो इसका डायग्राम ऐसा नहीं बना जो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टेक्निकली ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है ना। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। कहते हैं एम्प्लॉइज आर पेड अ गारंटेड वीकली वेजेस। एम्प्लॉय को हम एक वेजेस, एक सैलरी गारंटी करते हैं एक वीक में, कि भैया तुझे इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट मीन्स काम हो या ना हो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुछ गारंटी जितनी है, उतना तो प्रोडक्शन से कोई लिंक्ड नहीं है। तो यानी कि अगर हम बात करें इस वाले ऑप्शन बी के ग्राफ की, तो एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी है और कंपनी के लिए जो कॉस्ट है, वो कुछ हद तक फिक्स्ड है। समझ गए, क्योंकि गारंटी कर रहा है कि इतना तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे। एंड टुगेदर विद बोनस फॉर हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। और हम और क्या कर रहे हैं, कहते हैं अगर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, तो हम तुम्हें, एक सेकेंड, हम तुम्हें बोनस भी देंगे, राइट। यानी कि उसके बाद कंपनी की कॉस्ट अगर एक लिमिट से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ने लगेगी, राइट। यानी कि बाद में इंक्रीज होने लगेगी जितना भी प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, हम बोनस देंगे। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट बेसिकली डिपेक्टेड हेयर। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है ना। फिर बचता क्या है, ऑप्शन ए बचता है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होना चाहिए फिर तो सर। हाँ, हमें पता चल गया अब तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। पर ऑप्शन पढ़ तो ले, क्योंकि हम टेक्निकली कभी भी हम ऑप्शन ए डी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, हम ऑप्शन ए से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने डी से क्यों पढ़ाया, क्योंकि ऑप्शन ए पहला ही आंसर सही था, इसीलिए डी से पढ़ाया। और आपको भी अगर पहला ही आंसर सही लग रहा है, तो वही खत्म कर देना चाहिए, एक बार ही देख लेने चाहिए ऑप्शंस पढ़ करके, लेकिन पहला आंसर सही है तो सही है ना। देखो क्या लिखता है, discounts are received on additional purchase of material when certain quantities are purchased। कि मटेरियल जब हम खरीदते हैं सर्टेन क्वांटिटीज में, और उससे ऊपर एक जाता है क्वांटिटी से, मान लो हम 100 यूनिट खरीद रहे हैं, 100 यूनिट तक कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आप 200 यूनिट लेंगे, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, टोटल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, पर यूनिट भी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर
100 के बाद आपने 300 यूनिट्स खरीदे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा, आपकी कॉस्ट और फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट शुरू होगी बच्चे जीरो से शुरू होगी कि आपने मटेरियल खरीदा, कुछ खरीदा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ खरीदा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर कुछ खरीदा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पर जैसे ही ये लेवल एक्स पर आया तो कॉस्ट बढ़ेगी तो सही, पर डिस्काउंट की एप्लीकेशन के चलते आपकी कॉस्ट टोटल रिड्यूस्ड वे में बढ़ेगी, है ना, राइट, बढ़ेगी तो नहीं बढ़, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया तो टोटल कॉस्ट तो कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड वे में आपकी बढ़ेगी। सिमिलरली वाई लेवल अचीव करते ही आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा तो कॉस्ट और रिड्यूस्ड वे में बढ़ेगी। तो दैट इज वाई ये जो बिहेवियर है ये सही सही बिहेवियर दिखा रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, सबका आपको मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया, इनका ग्राफ ऐसे बनेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ यार ऐसा जो है ऑप्शन ए के लिए ही सही है, करेक्ट है। होपफुली समझ आ गया सभी को, है ना, और थोड़ा आइडिया हो गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एमए के पेपर में आपके रेलिवेंट टॉपिक्स में से, है ना। तो क्वेश्चन 48 इज नाउ कंप्लीटेड, आंसर इज ए, है ना। अच्छा, फॉर्चुनेटली कहें कि हमारे अभी तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर ए ही निकले हैं, है ना, राइट। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे वो है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। अब आपका सेग्रीगेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़े से, सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ठीक है। तो 56 नहीं, आई एम सॉरी 53, मैंने लिखे हैं तेरा क्वेश्चंस लिख रखे थे थोड़ा वो 53 56 देख के तो लगा ये तो नहीं लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 53, यस दिस, ठीक है। ये वही आ गया आपका जो मैंने बोला था, डाटा एंट्री क्वेश्चंस आते हैं ना, तो डाटा एंट्री क्वेश्चन है इस तरीके से, आपको आंसर बॉक्स दिया होगा, आपको अपना आंसर लिखना होगा, है ना। अब देखिए क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू टू आउटपुट लेवल्स ऑफ अ डिपार्टमेंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो आपको बताया गया है कि टोटल ओवरहेड्स जो है वो 17,000 मशीन आवर्स पर 2,46,500 है। लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर 17,000 है, 18,500 है तो 2,51,250। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, सेग्रीगेशन करना है। तो बच्चे फिक्स्ड ओवरहेड तो पहले पता नहीं चलेंगे, पहले तो वेरिएबल ओवरहेड से पता चलेंगे हाई लो मेथड से। यहाँ हाई लो मेथड लगाएं ज्यादा बेटर है ना, जब तक, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको, क्योंकि एमसीक्यू या टाइप के क्वेश्चन है, आपको एक आंसर ही लिखना ही का है बस। इसमें क्वेश्चन में नॉर्मली मेंशन नहीं होगा कि ग्राफिकल यूज करें, हाई लो यूज करें या इक्वेशन मेथड यूज करें। जो आपको सबसे आसान लगे ना वो मेथड आप यूज करें जिससे काम जल्दी हो जाए, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लो मेथड से काम जल्दी होता है, तो इसीलिए हाई लो मेथड अगर आप यूज करेंगे तो काम हो जाए, राइट, ठीक है। तो हाई लो मेथड से कैसे करेंगे, हमने क्या बोला था भाई, कंपैरिजन करते हैं हम, क्या फॉर्मूला था, C1 माइनस C2 और A1 माइनस A2। तो C1 माइनस C2 क्या है, C1 है हाईएस्ट लेवल पर टोटल कॉस्ट 2,51,750, है ना, यही है। 251,750, कई लोगों को हिंदी वाले नंबर्स नहीं बताते, तो 251,750 उनके लिए, माइनस 246,500 डिवाइडेड बाय 18,500 माइनस 17,000 ना। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है बच्चा, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते आप, नॉर्मल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। कैलकुलेटर ले जाना बिल्कुल अलाउड है ना। तो 251 750 माइनस 246 500, करेक्ट बात है। और एक्टिविटी लेवल्स का जो आवर्स का डिफरेंस है वो मुझे सीधा ही पता चल रहा है, 1500 आवर्स है, 1500 आवर्स है, तो मैं उसको सीधा 1500 से डिवाइड करता हूँ और ये आता है 3.5 पर आवर,
तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है बच्चे, ये तो वेरिएबल कॉस्ट निकली है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू $3.5 3.5 पर आवर, राइट। अब इसमें से किसी भी, अब कॉस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी लेवल के लिए आप निकाल लें। तो कॉस्ट इक्वेशन क्या कहती है, मैं यहाँ तो मैं कॉस्ट इक्वेशन लिख के फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, वहां आप जो है जरूरत नहीं है फॉर्मूला वगैरह लिखने की, फटाफट काम करें क्योंकि आपको पूरा पेपर 2 घंटे में करना होता है। तो प्रैक्टिस ऐसी करें कि जल्दी 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 काम हो जाए आपका, राइट। यहाँ तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। तो कॉस्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और अगर हम 17,000 आवर्स के लेवल पर जाएं तो y इज 246,500। ए मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता। बी वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाल दी है 3.5 पर आवर और नंबर ऑफ आवर्स है 17,000। तो मुझे फटाफट से क्या करना चाहिए, कैलकुलेटर खोल करके 3.5 को 17,000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और माइनस करना चाहिए इसे 246,500 है ना। मैं यहाँ पर 246,500 से माइनस कर रहा हूँ तो मेरा 187,000 आ रहा है, 187,000 है। और इसको एक बार ही दूसरे इक्वेशन पर लगा के भी देख लें कि भाई 18,500 इंटू में 3.5 प्लस 187,000, तो 251,750 है ना। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो कितना है, 187,000 ये आपका फिक्स ओवरहेड्स है, इतना ही नहीं। हाई लो मेथड समझ आ गई बात, सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है। एमए मुश्किल तो नहीं है ना। वैसे ही लोग मिसगाइड करते हैं, एमए का पेपर मुश्किल आता है, आसान सा ही तो है, कुछ भी तो नहीं है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट हुआ, आपने आंसर को डाल दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे, अब इसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा, ठीक है। हाइलो मेथड का एक क्वेश्चन है, पर वो जो लास्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट में समझाए थे कि भाई अगर चीजें चेंज ना होए तो क्या होएगा, तो वो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है द क्वेश्चन। कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। 3 लेवल पर कॉस्ट दे रखी है, एक्टिविटी लेवल 8,000 पर ये है, 12,000 पर ये है और 15,000 पर ये है। कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट है विद इन दिस एक्टिविटी रेंज। कहता है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट, बट देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 11,000 यूनिट्स। अगर एक्टिविटी लेवल 11,000 यूनिट से बढ़ जाए तो फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाए, है ना। मतलब क्या बताया था, कभी भी हम हाई लो मेथड जब भी लगाते हैं तो उसमें क्या असम्पशन होती है कि फिक्स्ड एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट दोनों ही कांस्टेंट है हर एक एक्टिविटी लेवल। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं हो तो हाई लो मेथड नॉर्मल नहीं लग सकता, आपको मॉडिफिकेशन के साथ लगाना पड़ेगा। और उसमें मैंने बताया था पहला तरीका ये है कि आप दो ऐसे एक्टिविटी लेवल्स को कंपेयर करें जहां पर दोनों चीजें सिमिलर हो। तो यहाँ पर बोला है कि जो फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 11,000 यूनिट पर बढ़ जाती है, 11,000 से नीचे और होती है, 11,000 यूनिट पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 11,000 यूनिट से ऊपर के 2 लेवल्स दे रखे हैं, 12,000 यूनिट और 15,000 यूनिट, राइट। तो आपके लिए लेवल्स जो कंपेयर करने हैं आपको ये करने चाहिए, राइट। और यहाँ पर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद क्वेश्चन में बताना है कि 10,000 यूनिट के यानी कि 11,000 से नीचे के एक्टिविटी लेवल पर टोटल कॉस्ट कितनी होगी। बच्चे जो है ना कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं, बीच बीच में मैं वो बताऊंगा। और अभी जो है बेटा मैं थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा मैं विदाउट फॉर्मूला करूंगा सो दैट आपको थोड़ा ये याद समझ में आए कि हमें जल्दी जल्दी वहां पर कैसे करनी चाहिए ना। अब मुझे हाइलो मेथड का फॉर्मूला पता है क्या है, मैं सीधा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा और जो कंपेयर करूंगा वो मैं 12 और 15,000 के एक्टिविटी लेवल को कंपेयर करूंगा, करेक्ट बात। तो मैंने क्या करना है, सीधा 2,74,000, अभी भी मैं फिर भी लिख रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि अभी आपके लिए नया नया है तो लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा
कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं कि भी 14,000 का डिफरेंस है और यहाँ 3,000 का डिफरेंस है ना। तो 15,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पर आपका 14,000, नहीं हम सॉरी 24,000 और 3,000 का डिफरेंस, राइट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एलिमेंट आता है वो आता है 8 पर यूनिट, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बच्चे इस 8 पर यूनिट से ना वो निकाल लेते हैं फिक्स्ड एलिमेंट, ठीक है, समझ गए कि 8 पर यूनिट से ये फिक्स्ड एलिमेंट बच्चा निकालना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ शॉर्टकट क्या लगता है, मैंने आपको हमेशा बोला था कि भाई आप जब भी आंसर दें तो दो फिक्स्ड एलिमेंट के दें, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा समझता है ना कि भाई 12,000 15,000 ही कंपेयर किया है, 12,000 15,000 में से किसी एक पर कॉस्ट इक्वेशन पर लगा देते हैं, मैं पहले वही करके दिखाऊंगा, जो बच्चे अक्सर करते हैं गलतियां, पहले मैं वही करके दिखाऊंगा। तो बच्चा कहता है यार 12,000 का एक्टिविटी लेवल ले लो, 12,000 के एक्टिविटी लेवल पर फिक्स कॉस्ट निकालते हैं जैसे सर हमेशा बताते थे। अब 12,000 के एक्टिविटी लेवल पर 2,50,000 टोटल कॉस्ट है ना। वेरिएबल कॉस्ट 8 है और फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं, तो वो तो मुझे निकालनी है। तो 12,000 इंटू 8 कर दूं मैं, तो यहाँ पर आता है अगर मैं ए की वैल्यू निकालने बैठूं तो 12 12 एट सा कितना, अच्छा मैंने कैलकुलेटर ऑफ बंद कर दिया है, एक सेकंड, ठीक है, कर रहे हैं। तो ये रहा, तो मैं क्या करूंगा सीधा सीधा, बच्चा क्या करेगा, कहेगा अच्छा 12,000 इंटू 8 96,000 होगा, और 250 लाख में से 2,50,000 में से मैं 96,000 घटा देता हूँ, तो मेरा ए निकल के आएगा 154,000। और फिर मैं 10,000 के एक्टिविटी लेवल पर बोलूंगा कि भाई 154 तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किस, और यहाँ पर जो है $8 पर यूनिट मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 8 इंटू 10,000 80,000 आ जाएगा। और यहाँ पर मैं जब टोटल करूंगा तो इसमें 80,000 और एडअप कर दूंगा, और ये 234,000 आ रहा है। और देखो वो ये आंसर देते भी हैं, ओहो मेरा सही आंसर निकल गया, डी आंसर करेक्ट है, गलत, ये डी आंसर गलत है, ये डी आंसर सही नहीं है। सर क्यों सही नहीं है, ऐसा ही तो करते हैं। बच्चा नहीं, उसने क्या बोला था, कहता है जब 11,000 से ऊपर जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है 10% इंक्रीज होती है, ध्यान से। तो 11,000 से ऊपर वाले लेवल को आपने कंपेयर किया है, और 11,000 से ऊपर वाले लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट आई है वो 154,000 आई है। अभी तो आपको 10,000 यूनिट पर निकालना है, या तो आपकी फिक्स कॉस्ट 154,000 होगी ही नहीं, कम होगी, है ना। तो वो निकालनी पड़ेगी आपको कि 10,000 के लेवल पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। अब इसका शॉर्टकट क्या है ना, रादर देन डूइंग दिस और वो सब कुछ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट क्या है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, आप देख लें आपको कौन से एक्टिविटी लेवल पर पूछा है कॉस्ट। मान लो अगर उसने पूछा होता कि बताओ 14,000 यूनिट पर कॉस्ट क्या है, तो 14,000 यूनिट पर जो कॉस्ट क्या है, तो वो 11,000 से डेफिनेटली ऊपर ही है। तो आप यही करते जो अभी किया, आप 154,000 से इस तरीके से निकाल लेते और फिर आपका काम हो जाता था। पर अभी उसने 11,000 से कम पूछा है, 10,000 पर क्या है, तो 11,000 से कम का एक एक्टिविटी लेवल दे रखा है आपको 8,000। यहां से बेटा आप फिक्स कॉस्ट निकालें, और यहां से जब आप फिक्स कॉस्ट निकालेंगे ना तो कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन में डालें कि इस लेवल पर फिक्स कॉस्ट कितनी है, 8,000 के लेवल पर, क्योंकि ये 11,000 से नीचे ही है। तो टोटल 2,04,000 है, फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं है कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो सारे लेवल्स पर ही कांस्टेंट है, तो यहाँ 8 लगा सकते हैं, 8 इंटू 8,000, है ना। तो ये निकल के आएगा 64,000, समझ गए, ठीक है। तो 2,04,000 माइनस 64,000, तो ये आया आपका बच्चा 1,40,000 ए की वैल्यू। तो आपको 154,000 नहीं लेनी है 10,000 के एक्टिविटी लेवल के लिए, क्योंकि 11,000 से नीचे है, और 8,000 से 11,000 तक यही कॉस्ट एप्लीकेबल है 1,40,000। तो शॉर्टकट से आप 1,40,000 निकालेंगे, फिर आपको 10,000 के लेवल पर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तब आप कह सकते हैं यार 10,000 के लेवल पर जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1,40,000, तो मेरी फिक्स्ड ही रहेगी, वेरिएबल जो होगी वो मेरी होगी कितनी,
10,000 इंटू में 8, तो 80,000 और 1,40,000 कितना? 2,00,000। आप क्या लिख के आने वाले थे? 2,34,000। आंसर क्या है? 2,20,000। ये सिली मिस्टेक्स होती हैं और इस वजह से हम अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ध्यान से करते हुए आप करेंगे। आपका करेक्ट आंसर बच्चे है 2,20,000। होपफुली हमें समझ में आ गया है क्वेश्चन 37 कि हमने कैसे। करेक्ट है? यस, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपका इसका आंसर भी ए। आज तो अच्छा दिन है। सारे, अगर हम ऐसे ही ब्लाइंडली भी करते ना सबके टिक ए ए ए, तो सारे क्वेश्चन के आंसर ए ही थे, है ना? राइट, किसी का अलग नहीं आया। पर कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, है ना, कि नहीं यार सब में ए आ रहा है, अब तो डी होना चाहिए। नहीं हो। राइट। ठीक है, सही से पढ़ो और सही से आंसर करो, कभी गलती नहीं। तो होपफुली क्वेश्चन 37 सभी को समझ में आ गया, करके देख लिया है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर कोई क्वारी हो तो आप पूछते रहे, मैं हमेशा आपको कहता हूँ। लास्ट एक और क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 64। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि मैं हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और वो क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे। हम सॉरी, कमेंट बॉक्स नहीं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, तो आप वो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर पे। तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो हम कर रहे हैं, वह क्वेश्चन नंबर 67 फोर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगेन वही सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ही है। कहता था फॉलोइंग प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ सिंगल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक कोई सिंगल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लास्ट 3 महीने का प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्शन हुआ पहले महीने में 1200 यूनिट का, टोटल कॉस्ट ये आई। दूसरे महीने में 900 यूनिट, टोटल कॉस्ट ये आई। तीसरे महीने में 1400 यूनिट और टोटल कॉस्ट ये आई। करेक्ट। अब आपसे पूछता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है कांस्टेंट है अप टू अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 2000 यूनिट्स पर मंथ तक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर तो बच्चे सारे ही लेवल पर 2000 ही है, तो सब में ही कांस्टेंट है। ठीक है, but a step up of $6,000 in monthly total fixed cost occur when the production level reaches 1100 units per month। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है सबकी, पर जैसे ही 1100 यूनिट्स के लेवल पर पहुंचता है, फिक्स कॉस्ट जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जो है $6,000 से इंक्रीज हो जाती है। अब आपसे पूछा है कि 1000 यूनिट पर क्या होगा, है ना? 1000 यूनिट पर क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान से, क्वेश्चन वही है, वैसा ही है जैसा अभी किया था, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए एक एडिशनली ये ले लिया है कि चलो ये भी करें। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पर दोनों चीजें सेम, तो वही वो बोलता है 1100 यूनिट से ऊपर पर जो है चेंज होता है। तो 1100 यूनिट से ऊपर पर चेंज होता है ना? तो 1100 यूनिट से ऊपर पर जो चेंज होता है, उसके लिए हम 1200 और 1400 को कंपेयर करते हैं, और फिर पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी 68,200, 68,200 माइनस 66, 600 डिवाइडेड बाय 1400 माइनस 1200। ठीक है, तो ये आपका निकल के जो आएगा, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, 68,200 माइनस 66,600 डिवाइडेड बाय 200। तो ये है $8। अच्छा, ये तो लगभग वैसा सही क्वेश्चन है, $8 पर यूनिट। राइट। अब उसने पूछा है कि भाई 1000 के लेवल पर क्या कॉस्ट आएगी। तो अच्छा सिंपल है, आप 900 के लेवल से अपनी फिक्स कॉस्ट निकालें, क्योंकि 900 से 1100 तक सेम है। तो आप जब फिक्स कॉस्ट 900 के लेवल पर आप कॉस्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो आपका 58,200 बराबर फिक्स कॉस्ट पता नहीं, है ना? वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी 8 है, 900 इंटू 8, $8,200
डिवाइडेड बाय 200, 8 आ गया है ना। ठीक है, तो जब हम 900 के लेवल पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 7200, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे 58,200 माइनस 7200, आपका ए जो आएगा वो आएगा 51,000। आप 10,000 के लेवल पर, 1000 के लेवल पर आप निकाल सकते हैं। तो 1000 के लेवल पर कैसे निकालेंगे, तो भाई 51,000 तो मेरी फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट है, तो 8,000 करके और आपका आ जाएगा 59,000। और फॉर्चुनेटली अब कोई आंसर ए से अलग आया है हमारा, और वो है आंसर सी, 59,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट, राइट। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आ गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और अगर आप थोड़ी ट्रिक के साथ करें तो बहुत जल्दी कैलकुलेटर पर सॉल्व होते हैं, और आप बहुत आराम से 2 घंटे में एमए का पेपर कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए थे देख करके मुझे लगा ये कराने चाहिए, वो मैंने आपको आपकी क्लास में इस वीडियो में करा दिए हैं। होपफुली समझ में आए हैं। अब आगे हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। और आगे जो हमें नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करना है वो मटेरियल है। अच्छा, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे स्टडी हब रेफर कर रहे हैं या कैप्टन का स्टडी टेक्स्ट भी रेफर कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शुरुआत के 1-2 चैप्टर्स में मैंने कुछ चीजों को नहीं पढ़ाया है। क्यों नहीं पढ़ाया है उसका रीजन भी बताया कि वो दूसरे चैप्टर्स के साथ रिलेट करती हैं, मैं वहां उन चैप्टर्स के साथ उन्हें ले लूंगा। अभी इसीलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि वहां वो और अच्छे से समझ में आएंगी, और डेफिनेटली फॉर श्योर सिलेबस 100% आपका कवर होगा। उस बात की जो है वो गारंटेड है कि मैं सिलेबस का कोई भी एक पोर्शन आपका नहीं छोड़ूंगा। सारा स्टडी अब जितना भी है, स्टडी अब पे जितना भी आपका कैप्लान में है, कहीं भी है, जो भी सिलेबस है वो आपका कवर होगा पूरा, करेक्ट। तो इसीलिए उस बात से निश्चिंत रहें। इसीलिए मैंने आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस भी डाले हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन ये हैं, उसके आप प्रैक्टिस करें। बाकी जो टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा है उसके क्वेश्चन मैंने डाले ही नहीं है, ताकि जब वो टॉपिक हम पढ़े तब मैं डालूंगा वो क्वेश्चन कि अच्छा अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, समझते रहें, ठीक है। ऐसे जैसे क्वेश्चन आप, सिमिलर क्वेश्चन जब आप यहाँ कर लेंगे, कैप्लान में कर लेंगे, तो सिमिलर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो स्टडी अब से भी आप पिक करके वो क्वेश्चन उठा करके वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें और क्वेरीज पूछते हैं, राइट। तो तब तक के लिए अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। लेकिन फिर वही बात, अगर समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेरीज, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को